हरिओम। ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बालक के वृद्धि और विकास में अध्यापक की भूमिका। आपको पिछले कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में वृद्धि और विकास का क्या स्वरूप होता है, कैसे परिवर्तन आते हैं, बालक के व्यवहार में, सोच में, शरीर में, संवेगों में, मित्र मंडली इत्यादि सभी क्षेत्रों में किस प्रकार परिवर्तन आते हैं, वो सब अलग अलग आपको पढ़ाया जा चुका है। अब रह गई बालक के वृद्धि और विकास में अध्यापक की भूमिका का यहाँ तात्पर्य है कि अध्यापक जो है बालक के शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की गतिविधियों से भली भांति वो परिचित होता है, जानता है, समझता है। इसलिए अध्यापक का जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, जिसके कारण से बालक का जो है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, क्रियात्मक गतिविधियां इत्यादि को सभी को वह नियंत्रित करते हुए यदि सही दिशा में विकास करता है तो बालक का जो है व्यक्तित्व एक उत्तम अवस्था में अपना विकास कर लेता है। आज उस विकास के विभिन्न दृष्टिकोणों के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, जैसे वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक यहाँ विभिन्नता की बात अगर आती है तो वैयक्तिक विभिन्नता का यहाँ तात्पर्य यह है कि हर बालक अपने आप में विशेष होता है, उसकी कुछ न कुछ विभिन्नताएं होती हैं। शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक, व्यवहारिक, नैतिक इत्यादि सभी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। उन विभिन्नताओं के विषय में अध्यापक क्या है, जानकारी भी रखता है, उसको पहचानता भी है और उसके अनुसार, विभिन्नताओं के अनुसार उसके क्रियाकलाप इत्यादि को निर्धारित भी करने में वो सफल होता है। जब वो सफल होता है यानी निर्धारित भी कर लेता है, तो इसके कारण से अध्यापक जो है बालकों की सही योग्यता का चुनाव, उसके क्षमता का चुनाव, उसके आवश्यकता को ध्यान में रख करके उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इस प्रकार से जो है अध्यापक जो है वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर उसकी योग्यता, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार निर्देशित देता है। यानी निर्देशन का एक महत्वपूर्ण दायित्व वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर अध्यापक बालकों को देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है गाइडलाइन करने का, निर्देशित करने का अध्यापक की। दूसरा अगर हम देखें तो शिक्षण अधिगम व्यवस्था। हर बालक या बालक की अपनी अवस्था के अनुसार, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था में उसकी अपनी अलग अलग क्षमता, योग्यता होती है। तो अध्यापक को कोई भी चीज शिक्षण के माध्यम से सिखाने के लिए, अध्यापक जो है शिक्षण के माध्यम से कोई चीज सिखाने के लिए अवस्थाओं का ध्यान रखता है कि किस अवस्था का बालक है, उसकी मानसिक क्षमता क्या है, उसकी सामवेगिक क्षमता क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसको ध्यान में रख करके शिक्षण विधि का चुनाव करता है, उसमें तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करता है, उम्र का ध्यान में रखते हुए अभिप्रेरित भी करता है, किस विषय वस्तु को कितनी मात्रा में किस ढंग से पढ़ाया जाए इसका भी ध्यान में रखता है। यानी शिक्षण विधियों का चुनाव करने में और बालकों को सिखाने में अधिगम, पाठ्य सहगामी क्रिया, प्रशिक्षण इत्यादि को भी वह निर्धारित करते हुए उसको सिखाने का प्रयास करता है। अर्थात ये कहें कि अध्यापक जो है शिक्षण के माध्यम से उसके अधिगम यानी बालक को अधिगम कराने की महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। वो बालक जितना ही सीखेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। अर्थात अध्यापक जो है विद्यार्थी को अधिगम कराने की भी भूमिका में होता है, ताकि वह अच्छा व्यवहार, अच्छा क्रियाकलाप, विषय संबंधित समस्याओं को समझते हुए उसका निराकरण कर सके इत्यादि सभी गतिविधियों का विकास कर सके, ताकि अध्यापक जो है उसके व्यवहार का उचित मापन और मूल्यांकन निर्धारित करके उसको सही दिशा में विकास कर सके या सही गुण, योग्यता, क्षमता के अनुसार उसका विकास कर सके। अर्थात अध्यापक की भूमिका जो दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है वह अधिगम कराने की भूमिका है। तीसरा अगर हम बात करें व्यक्तित्व निर्माण। व्यक्तित्व निर्माण का मतलब ये हुआ कि अध्यापक जो है वृद्धि और विकास के विभिन्न अवस्थाओं को समझता है, इसलिए उसके रुचि, उसका नेचर, उसके पास ज्ञान की क्षमता, उसके पास कार्यकुशलता के अनुसार, कार्यकुशलता इत्यादि को जो है बालक की कार्यकुशलता को समझने के कारण अध्यापक क्या करता है, उसके इन सब बातों को ध्यान में रख करके उसके
उसके व्यक्तित्व को, उसके व्यवहार को सही दिशा देता है। यदि बालक कला देखता है कि अगर ये कला वर्ग को समझता है तो कला को पढ़ाता है, साइंस का समझता है तो साइंस के लिए निर्देशित करता है, उसको उधर पढ़ने का निर्देशित करता है। उसी तरह से भाषा साहित्य की अगर अच्छी जानकारी उसका नेचर है तो उसको वो सिखाने पर बल देता है। संगीत, तकनीकी इत्यादि जो है, इन सब रुचि, प्रकृति, ज्ञान और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए अध्यापक क्या करता है, उसके व्यक्तित्व को एक निश्चित दिशा देता है ताकि बालक उस क्षेत्र में ज्ञान, व्यवहार, क्रियाकलाप सीख करके आगे बढ़ जाए। यानी बालक के व्यक्तित्व का निर्माण, उसके जीवन का निर्माण को एक सही दिशा देता है अध्यापक। इस अतः व्यक्तित्व निर्माण में भी अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरी अगर भूमिका देखें तो उपचारात्मक प्रक्रिया। उपचारात्मक प्रक्रिया का मतलब होता है जैसे डॉक्टर उपचार करता है रोगी का, कोई समस्या आती है, कोई रुकावट आती है, कोई दिक्कत आती है शरीर में, व्यवहार में, तो जो शारीरिक संबंधित समस्या है उसका उपचार डॉक्टर करता है। उसी तरह से अध्यापक क्या करता है, उसके व्यवहार संबंधी समस्या, संवेग संबंधी समस्या, अगर मान लीजिए उसको क्रोध ज्यादा आता है तो उसका कैसे इलाज होगा, ज्ञान में पढ़ रहा है, कोई चीज बाधा आ रही है तो उसको कैसे दूर किया जाए, उसके आदत अगर कोई गलत पकड़ा गई तो उसे कैसे दूर किया, यदि जिज्ञासा उसकी पूरी नहीं हो पा रही तो उसके लिए भी गाइडलाइन करता है कि यहाँ पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, उसके लिए वो बताता है। तो अध्यापक जो है उसके जीवन में प्रगति के, विकास के मार्ग में और किसी भी प्रकार की अगर बाधा आती है, जैसे कोई वो सामाजिक व्यवहार अच्छा नहीं कर पा रहा है तो उसको सामाजिक व्यवहार कैसे अच्छा सिखाया जाए, किन किन बातों को बताया जाए, किन किन बातों पर जोर दिया जाए, क्या निर्देशित किया जाए, तो सामाजिकरण का व्यवहार कर लेगा। उसी तरह से अगर वो विकास करता है, शारीरिक विकास हो चाहे ज्ञान का विकास हो, तो उसके विकास में कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी, कौन कौन सी चीजों का उसको प्रयोग करना चाहिए, उसको भी वो निर्देशित करता है। यदि बाधा आती तो दूर करता है। उसी तरह से गलत सही चीजों को अगर पहचानने में उसको दिक्कत आती है, नैतिक चीजों को समझ में नहीं आ रही तो उसको भी वो समझाने का, उस समस्या को दूर करने का प्रयास करता है। यानी अध्यापक जो है, धर्म हो चाहे नैतिकता हो, चाहे सामाजिकरण हो, चाहे विकास हो, चाहे संवेग हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे आदत हो, चाहे जिज्ञासा से संबंधित, अर्थात उसके जीवन से संबंधित समस्याओं को वह उपचारात्मक यानी उसका इलाज करके उसे आगे बढ़ाने संबंधी गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका में होता है। पांचवा अगर देखें इसका तो समायोजन। समायोजन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति होती है। समायोजन का तात्पर्य होता है देश, काल, वातावरण, परिस्थिति और दायित्व के अनुसार उपयुक्त भूमिका निभाना, उसको क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं। जैसे कितने लोग भीड़ से घबराते हैं, अर्थात वो भीड़ में समायोजित नहीं हो पा रहा। कितने लोग कई विषय देख करके घबराते हैं कि कैसे पढ़ें, तो वो यानी विषयों से घबराता है। यानी कहने का मतलब ये है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, जो भी अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के अनुसार क्रियाकलाप, व्यवहार इत्यादि दायित्वों में उसको निर्वहन करने में दिक्कत आती है, उसको समाज में व्यवस्थित होने में दिक्कत आती है, तो उसको समायोजित करता है। उस दायित्व को उठाने की क्षमता, प्रोत्साहन करके, समझा करके वह उठाने का प्रयास, समझाने का प्रयास करता है अध्यापक। यानी कहने का मतलब परिस्थितियों के अनुसार समायोजित होकर के अपने कार्यों को कुशल ढंग से करने की प्रवृत्तियों का भी विकास अध्यापक करता है, ताकि वह बालक देश, काल, वातावरण, परिस्थितियों के अनुसार उचित व्यवहार कर सके। छठा जो है, अगर देखें छठा महत्वपूर्ण भूमिका होती है अध्यापक की अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है आदमी को इस प्रकार प्रेरित करो कि उसके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो जाए। यानी आदमी को या बालक को इस प्रकार से उसको उकसाओ, इस प्रकार से उसे प्रेरित करो, इस प्रकार से प्रोत्साहन दो कि उसके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो जाए। तो अध्यापक इसके लिए कहानियों का अपनाता है, उदाहरण देता है, संघर्षों की कहानी बताता है, ऐतिहासिक प्रमाण देता है, व्यवहारिक प्रमाण देता है, अनुभविक प्रमाण देता है, सामाजिक प्रमाण देता है, राजनेताओं का प्रमाण देता है, अधिकारियों का प्रमाण देता है। यानी विभिन्न प्रकार के वह प्रमाण दे करके प्रयास को इस प्रकार से प्रोत्साहित करता है कि बालक जो है उसके कार्य करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, व्यवहार करने की क्षमता, संबंधों के अनुसार उचित ढंग से निर्वहन करने की क्षमता इत्यादि में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से जो है अध्यापक जो है अभिप्रेरणा की भूमिका में होता है, समायोजन की भूमिका में होता है, उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए उपचारात्मक भूमिका में होता है, उसके जीवन का निर्माण करने के लिए व्यक्तित्व निर्माण करने की भूमिका में होता है, उसको सिखाने की भूमिका में होता है, उसके व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार उचित निर्देशन देने की भी भूमिका में होता है।
मुझे उम्मीद है कि आप मेरा व्याख्यान समझ गए होंगे। यदि आप व्याख्यान समझ गए हैं तो इसको आप जरूर नोट्स बनाइए, लिखिए। जो याद करेंगे, जो समझे रहेंगे, जो याद किए हैं, जो लिखे हैं, वही आप परीक्षा में लिख पाएंगे। इसलिए इसको फिल्मों की भांति सुन करके कहानी मत बनाइए, इसको आप याद कीजिए। और याद जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपके लिए क्या फलदायी होगा। हमारे पढ़ाने का प्रयास यही है कि आपको याद हो जाए। आपको नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में बताइए। और यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।